हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो हमारा लास्ट टाइम क्या बायो इनऑर्गेनिक के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आई होप आप आपने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले वो 2 लेक्चर देख लें, फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं वो पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्ञान बढ़ सकता है उतना बांटने की कोशिश करें। तो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्या पोरफिन रिंग के बारे में बता दिया था कि पोरफिन रिंग कैसे बनती है, क्या क्वेश्चन उसमें पोरफिन रिंग पे पूछ सकता है। जो आज की हमारा लेक्चर है वो एक क्वेश्चन से शुरुआत होती है कि अगर हमने नाम तो सुन लिया क्या, पोरफिन रिंग। आई होप आप सबको दिख पा रहा होगा, नाम तो सुन लिया। एक सेकंड रुकना, सही है, ठीक है। नाम तो हमने सुन लिया क्या, पोरफिन रिंग। पोरफिन रिंग, कई इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग। तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है, क्या पोरफिन और पोरफायरिन रिंग एक है, क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो उसमें क्या डिफरेंस आएंगे। तो पहली बात तो ये कि पोरफिन रिंग और पोरफायरिन रिंग में क्या डिफरेंस है। लेकिन देखने बोलने में हमारा क्या पोरफिन पोरफायरिन रिंग चल जाता है, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस है किसमें, पोरफिन और पोरफायरिन रिंग में। हमारा जो पहला आज का स्टार्टिंग यहीं से शुरू होगी कि कहां से डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्या डिफरेंस आया पोरफिन और पोरफायरिन रिंग में। देखो मैंने 2 स्ट्रक्चर बना रखे हैं ऊपर, आप देख पा रहे होगे। एक मैंने येलो से बना रखा है, एक मैंने ग्रीन से दिखा रखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक स्ट्रक्चर क्या राइट हैंड साइड पे बना रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है इनमें। देखो एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर में क्या यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच किए हैं मैंने, जिस तरह यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच किया है, फिर यहाँ पे CH2 CO नेगेटिव, CH3 CH2 CO नेगेटिव, ऐसे कुछ मैंने ग्रुप डिफरेंस कर रखा है। इन्हीं की डिफरेंस से ध्यान से सुन लेना, बहुत ही काम की बात है, ये पता होना चाहिए आपको कि पोरफिन और पोरफायरिन रिंग में एक्चुअली में डिफरेंस होता क्या है। तो ध्यान देना, अगर कोई पोरफिन रिंग या फिर रिंग जो ऐसे हम बनाते हैं विदाउट फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, अगर वहां पे क्या हो विदाउट क्या हो फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप अगर लगी हो, विदाउट फंक्शनल ग्रुप लगी हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी रिंग में क्या फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे हुए, तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं, इस रिंग का नाम होता है पोरफिन रिंग। इस रिंग का नाम क्या होता है, पोरफिन रिंग। और हम क्या कह सकते हैं, पोरफिन रिंग हो सकता है इसका नाम। लेकिन अगले की बात करूं मैं, आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ मैंने क्या फंक्शनल ग्रुप लगा दिए हैं, जिस तरह यहाँ पे CH3 CO नेगेटिव, CH3 CO नेगेटिव, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ पे R1 ग्रुप है, यहाँ फिर CH3 और R2 ग्रुप है। ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, मेन जो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझना क्या है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको बोल देता हूं मैं पोरफिन रिंग जी। अगर आए फंक्शनल ग्रुप, सीधी सी बात है, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसका नाम क्या बन जाता है रिंग का, पोरफायरिन रिंग। प्लीज नोट दैट स्टेटमेंट। आगे जो हम डिस्कस करेंगे, जितने भी आगे एग्जांपल आएंगे वो किसके आएंगे, पोरफायरिन रिंग के आएंगे। जितने भी हम ग्रुप पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जो भी हम पढ़ेंगे वहां पे क्या होगा, पोरफायरिन रिंग होगी, ना कि क्या होगी, पोरफिन रिंग होगी। जो पहले के सवाल उठे हैं, जितने भी केमिकल शिफ्ट के या सिग्नल के सवाल उठे हैं, वो किससे उठे हैं, पोरफिन रिंग से उठे हैं। लेकिन अब हमारी टर्म जब फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं रिंग में, तो हम उसको नाम क्या देंगे, पोरफायरिन रिंग देंगे। एक बात और नोट करने की है, जो ये R1 और R2 ग्रुप लगे हुए हैं, इन्हीं को डिफरेंट चेंज करते जाएंगे तो इनके नाम क्या, इस रिंग के नाम क्या बदलते जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा दिया, मान लो C18H30 O ग्रुप लगा दिया, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, हिम ए। वो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जानने की बात यही थी कि यहाँ पे पोरफिन रिंग में क्या होते हैं, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, और पोरफायरिन रिंग में क्या, विद फंक्शनल ग्रुप। अरे बड़े इसमें कंफ्यूजन रह जाते हैं कि पोरफिन और पोरफायरिन रिंग में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। तो मैंने बड़ी ही आसानी से डिफरेंस बता दिया कि पोरफिन और पोरफायरिन रिंग में डिफरेंस क्या होता है। आगे चलते हैं, चलो भाई, इतनी बात आपको पक्का ही समझ में आ गई होगी। देखो अब मैं पहले ही कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नोट करते चले एक एक बात को, यहां पे क्या नोट करते चले। स्टार्ट क्या हो रहा है, मायोग्लोबिन हमारा क्या यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एक एक बात को यहाँ पे मेरे साथ क्या नोट करते चले। पहली बात तो क्या है, मायोग्लोबिन
मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन टिश्यू। पहली बात तो नोट करने की क्या थी कि मायोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी में। सेकंड बात क्या है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ O2 की। O2 मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जो तीसरी बात हमारी क्या थी, इसमें क्या होता है, हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हिम ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्लीज नोट दैट स्टेटमेंट, हिम ग्रुप क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। हिम ग्रुप मैंने बता दिया था यहाँ पे क्या होती है, पोरफायरिन रिंग प्लस में क्या होता है, आयरन। ये बात मैंने आपको बार बार बता चुका हूं कि हिम ग्रुप का मतलब क्या होता है। ये स्टेटमेंट साथ के साथ मेरे नोट करते चले, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनने की आशंका है, आ सकता है अगले साल। अगला जो क्वेश्चन बनता है, जो आयरन है, यहाँ पे आयरन है वो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, Fe2 स्टेट में क्या प्रेजेंट होता है। प्लीज नोट दैट स्टेटमेंट, जो आयरन है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, +2 स्टेज में प्रेजेंट होता है। और क्या बात नोट करने की है, इससे जो चार मेन इसकी बात नोट करने की थी, जो जनरल बात पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है कि मायोग्लोबिन क्या प्रेजेंट इन टिश्यू है, फंक्शन क्या, स्टोरेज ऑफ O2 है, हिम ग्रुप प्रेजेंट है, पोरफायरिन प्लस में Fe है, और आयरन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो अगली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हम कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से सिंपल तरीके से पढ़ेंगे हम किसके स्ट्रक्चर को। देखो बीच में आयरन, हमें क्या यहाँ पे पोरफायरिन रिंग जनरेट करनी है, देखो अगर मैं इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाऊं कि यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है, तो क्या बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या, जो ये रिंग है 5 मेंबर की, उसको सिर्फ किसी नाइट्रोजन से दिखा रहा हूँ। हमने पढ़ा है कि पोरफायरिन रिंग में क्या नाइट्रोजन लगी होती है 4 और उसके साथ में 5 मेंबर की रिंग लगी होती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो प्लीज पिछली वीडियो देख के जाइए, मैंने पोरफायरिन रिंग का या पोरफिन रिंग का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर बताया, अभी भी शुरू में भी बताया था कि कैसी बनती है। नोट करने की स्टेटमेंट क्या है, जो एक ये इसकी 5th कोऑर्डिनेटेड पोजीशन है उसमें क्या लगा होता है, हिस्टिडीन लगा होता है। देखो ध्यान से देखो, मायोग्लोबिन जो ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन उसका रिलेशन किससे है, प्रोटीन से रिलेटेड है। और प्रोटीन किससे है रिलेटेड, प्रोटीन जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, अमाइनो एसिड। बोल तो दो यार, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो ग्लोबिन है उसका मतलब क्या है, प्रोटीन यूनिट्स है। और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। याद है ना, जो अमाइनो एसिड होते हैं कंबाइन करके, देखो मैं एक बार बता दे रहा हूं, अमाइनो एसिड रिपीट करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की यूनिट बनाते हैं। अमाइनो एसिड कैसे कंबाइन करते हैं, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। आपने बायोमोलिक्यूल्स के या बायोकेमिस्ट्री में भर भर के पढ़ा होगा कि ये बड़ा हमारा क्या पेप्टाइड बॉन्ड होता है, CONH का बॉन्ड क्या होता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इन्हीं को अमाइनो एसिड इन्हीं में जुड़ के क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा जो काम यहाँ पे क्या था, मायोग्लोबिन समझाने का था कि मायोग्लोबिन से मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटीन जुड़ा होगा, और प्रोटीन किससे बना होगा, अमाइनो एसिड से बना होगा। और जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। प्लीज नोट दैट स्टेटमेंट, जो मायोग्लोबिन में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कौन होता है, वो हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर क्या ऐसी क्या प्रोटीन की चेन ऐसी क्या बनी होगी, ऐसे क्या गोल गोल में अमाइनो एसिड जुड़े होंगे, और ऐसे क्या प्रोटीन की चेन क्या जुड़ी होगी। ये हमारी क्या है, प्रोटीन यूनिट यहाँ पे क्या होगी, ऐसे अटैच होगी। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, मायोग्लोबिन का। ध्यान से देखना, जो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि ये जो हिस्टिडीन यूनिट अटैच है वो कौन सी पोजीशन है। एक बार मैं इसको रफ करके छोटा फिर से करता हूँ, फिर स्ट्रक्चर पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे क्या था, हिस्टिडीन,
देखो क्वेश्चन पहला यहां से स्ट्रक्चर से ये बनता है, जो ये हिस्टिडीन है वो अटैच है फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइट ऑफ आयरन। सवाल उठता है, सवाल ये पूछ सकता है कि कौन सी कोऑर्डिनेटेड साइड से हिस्टिडीन अटैच होता है, तो वो कौन सी अटैच होता है, फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड साइड से क्या हिस्टिडीन अटैच होता है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि जो हिस्टिडीन है उसका कौन सा पार्ट किससे, Fe आयरन से अटैच होता है। ध्यान से सुन लो, पहले मैं हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कैसा होता है हिस्टिडीन। आपने खूब बायोमोलिक्यूल्स में भर भर के पढ़ा होगा कि हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा नजर आता है। नाइट्रोजन कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमें क्या हिस्टिडीन का नजर आता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर क्या हिस्टिडीन का नजर आता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमें क्या हिस्टिडीन का नजर आता है। इसमें सवाल क्या उठता है, पहले तो ये एक सवाल उठता है कि ये हिस्टिडीन की इस रिंग को क्या कहते हैं, जो नीचे 5 मेंबर की रिंग बनी हुई है, इस रिंग का नाम होता है इमिडाजोल रिंग होती है। सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि मायोग्लोबिन में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है और उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होता है, इतनी डिटेल में भी वो जा सकते हैं। तो अगर रिंग की बात आती है तो वहां पे रिंग कौन सी प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है उस अमीनो एसिड में। कौन सा अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन। ये स्ट्रक्चर किसका है, पूरा हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है। आप अमीनो एसिड में भी मेरी वीडियो डली हुई है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि ये आयरन हिस्टिडीन से कैसे अटैच होता है, आयरन किससे अटैच होता है, आयरन अटैच टू हिस्टिडीन थ्रू नाइट्रोजन। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि आयरन कैसे अटैच है किससे, हिस्टिडीन से। तो आंसर उसका क्या होगा, नाइट्रोजन से अटैच होता है कौन, आयरन। इतने सवाल क्वेश्चन इतने बनते हैं जो कि मैंने स्ट्रक्चर से सभी के सभी बता दिए हैं। अगर मैं आयरन का मैं बता ही चुका हूं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। एक और सवाल बनता है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं मायोग्लोबिन में। प्लीज नोट दैट स्टेटमेंट, 153 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें मायोग्लोबिन में, 153 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द व्हाट, मायोग्लोबिन में 153 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्लीज नोट कर लें, जितनी भी मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है यहाँ पे उन सभी को प्लीज नोट कर लें। इतने सवाल उठ गए तो आगे चलते हैं, इतने आगे तो आगे ही चलते हैं। अब जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, देखो अब आ गई है बारी डिस्कस करने की। जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, अभी हम ये स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, हिस्टिडीन। ये स्ट्रक्चर किसका है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन। ये स्ट्रक्चर किसका है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन। फॉर नॉलेज मैं ये भी बता सकता हूं, ऐसी नॉलेज के लिए, जो यहाँ पे हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है वो हिस्टिडीन कौन सा होता है, हिस्टिडीन 93 प्रेजेंट होता है। ये वैसे नॉलेज गया, अभी तक ऐसा सवाल कोई आया नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हिस्टिडीन 93 प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया किसका है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन है। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर आई, सवाल यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे जब ऑक्सीजन अटैच होती है तो क्या स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट कर लें स्टेटमेंट को कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, क्या चेंजेस आएंगे। देखो देख तो लो एक बार, जैसे यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन आ ही गई, ऐसी ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। अब इस ऑक्सीजन से क्या क्या चेंजेस आए हमें उस पे जाना है। हमें स्ट्रक्चर से सवाल नहीं पूछेगा, हमें ये सवाल पूछेगा उस स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आए। ये स्ट्रक्चर बना हुआ कभी नहीं देगा, हमें चेंजेस देखने हैं कि चेंजेस क्या आए। तो चेंजेस की बात करूं,
चेंजेस की बात करूं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। पहले ऑक्सीजन देखते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड हुई है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड होती है, पहली सवाल ये होता है कि ऑक्सीजन O2 नेगेटिव के फॉर्म में बाइंड होती है, इसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। उसको किसकी फॉर्म में बाइंड होती है? O2 नेगेटिव की फॉर्म में बाइंड होती है, उसको क्या कहते हैं? O2 नेगेटिव को क्या कहा जाता है? सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। पहला सवाल तो यही होता है कि किस फॉर्म में बाइंड होती है O2 नेगेटिव की फॉर्म में। दूसरा सवाल यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? O2 नेगेटिव की। O2 नेगेटिव की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 1100 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 1100 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी? O2 नेगेटिव की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि O2 बाइंड इन बेंट फॉर्म। O2 बाइंड इन किसकी फॉर्म में बाइंड करता है? O2 बेंट फॉर्म में बाइंड करता है। सवाल यहां से पता है क्या उठेगा कि सर सिर्फ O2 ही बाइंड करेगा, अगर मैं CO को ले आऊं या फिर मैं N2 को ले आऊं क्या वो भी बाइंड कर सकते हैं? Cn नेगेटिव में क्या कमी थी कि वो बाइंड नहीं करता? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुनो फिर मैं आंसर बताता हूं। सर आपने O2 को तो कह दिया कि वो बाइंड करेगा, सवाल ये है क्या यहाँ पे CO, Cn या फिर N2 ले आता हूं, ये बाइंड नहीं करते, ये बाइंड क्या नहीं करते? सवाल ये है कि क्यों नहीं बाइंड करते? अरे नहीं तो करते, दुनिया जानती है, पर सवाल है क्यों नहीं करते, यही इसी का आंसर जानना है। आई होप आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज हो तो बताएं कि क्यों नहीं बाइंड करेंगे। मैं कहता हूं कि बाइंड नहीं करेंगे, लेकिन रीजन हमें जानना है। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने एक बात कही थी कि O2 बाइंड इन द बेंट फॉर्म, बड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात कही थी कि O2 बाइंड इन द बेंट फॉर्म। यही रीजन है इसके पीछे, क्योंकि ये जो तीन मॉलिक्यूल या फिर और मॉलिक्यूल लिखे हैं CO, Cn, N2 बाइंड इन द, इनकी बाइंड करने की कैपेसिटी किसमें है? लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में बाइंड करते हैं, जो कि मायोग्लोबिन क्या प्रेफर ही नहीं करता। मायोग्लोबिन प्रेफर क्या करता है कि जो भी बाइंड होए वो किसकी फॉर्म में होए? बेंट फॉर्म में होए। लेकिन जो CO, Cn, N2 है वो किसकी फॉर्म में बाइंड करते हैं? लीनियर फॉर्म में। दैट्स व्हाई CO और Cn, N2 वहां पे अटैच नहीं हो सकते। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ही इजी मामला था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑक्सीजन आने से वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है। व्हाई O2 प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड करता है? Why O2 प्रोवाइड स्टेबिलिटी? जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो किसका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बचपन से आया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर हमें बनता है वो क्या मिलता है? स्टेबल बनता है। और उस स्ट्रक्चर का जो हमें नाम क्या था? देखना जरा ध्यान से देखना, हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला था Fe, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, यहाँ पे हिस्टीडीन बाबा, हिस्टीडीन था ना यहाँ, और यहाँ पे क्या था? O2। जब ऑक्सीजन इसके साथ, जब तक ऑक्सीजन नहीं थी तो उसको हम क्या बोल रहे थे? डीऑक्सीमायोग्लोबिन। ध्यान से सुन लो, जब तक ऑक्सीजन नहीं थी उसका नाम था डीऑक्सीमायोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन आ गई उसका नाम क्या बन गया? ऑक्सीमायोग्लोबिन। बड़ा इजी सा मामला है मायोग्लोबिन, बहुत ही इजी सा मामला है। ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीमायोग्लोबिन, नहीं है तो डीऑक्सीमायोग्लोबिन। अब चलते हैं डिफरेंस पे, अब चलते हैं डिफरेंस पे। किसके डिफरेंस के बीच में? डीऑक्सीमायोग्लोबिन और ऑक्सीमायोग्लोबिन के डिफरेंस पे चलते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखना दोनों में, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीमायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना, डीऑक्सी का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आयरन नाइट्रोजन 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 हिस्टीडीन है ना? स्ट्रक्चर क्लियर है ना? थोड़ा सा और सही बना देता हूं मैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? डीऑक्सीमायोग्लोबिन का। और ऑक्सीमायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने चलूं,
ये हो जाएगा किसका, ऑक्सीमायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये देख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं डीऑक्सीमायोग्लोबिन, 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 और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमायोग्लोबिन, ऑक्सीमायोग्लोबिन। पहला डिफरेंस बात करते हैं इसकी, क्या, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आयरन किस में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन में प्रेजेंट है। अगर मैं ऑक्सीमायोग्लोबिन की बात करूं वहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीमायोग्लोबिन Fe+2 में प्रेजेंट हो सकता है, और किस में प्रेजेंट हो सकता है, +3 में प्रेजेंट हो सकता है। नोट कर लो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेफर करता है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट करता है, मोस्ट प्रोबेबली ये Fe2 पॉजिटिव में फॉर्म में प्रेफर करता है। हो दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, +2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, +3 में हो सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल किस में है, ये +2 में है। जो दूसरी इसके ज्योमेट्री से रिलेटेड बात है, ज्योमेट्री से रिलेटेड बात है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5, क्योंकि 5 है 1 2 3 4 5, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। वही ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर पिरामिडल, ध्यान से नोट कर लो, ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री है। और वहीं यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ पे अगर ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री की बात अगर मैं कर देता हूं, तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, 6 ग्रुप, 6 लिगेंड लगे हुए हैं किससे, आयरन से, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। और ज्योमेट्री कौन सी बोल तो दो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगला सवाल उठता है, देखो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंस बता दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के, स्क्वायर पिरामिडल के, आयरन की स्टेट के, और यहाँ पे आयरन की स्टेट बता दी, ज्योमेट्री बता दी, और क्या बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया। जो अगला डिफरेंस आता है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, आई होप इतना मामला सा क्लियर है क्या, इजी मामला है, इतना तो स्ट्रक्चर को देख के ही बता पाओगे, इतना सा मामला तो इजी है, स्ट्रक्चर को देख के बता पाओगे। अगली जो चौथा डिफरेंस आता है, ये इसका यहाँ पे नेचर कैसा होता है, अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करूं, तो ये कैसा होता है, पारामैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं भाई, सवाल उठेगा जब हमारे सब बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, तो क्वेश्चन उठेंगे, MSQ का क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि कौन कौन से कंपाउंड पारामैग्नेटिक है, या क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। तो प्लीज नोट करते चलिए, ये पैरामैग्नेटिक नेचर है, वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर है, बोल तो दो, डायामैग्नेटिक नेचर है। यहाँ पे क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, रिपल्शन होती है, बोल तो दो, यहाँ पे क्या होती है, रिपल्शन होती है, लेकिन यहाँ पे नो रिपल्शन, कोई भी रिपल्शन नहीं होती, कोई भी रिपल्शन नहीं होती, यहाँ पे कोई भी रिपल्शन नहीं होती। ये क्या है, नेट सिक्स्थ जो पॉइंट बता रहा हूं वो क्या है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जैम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें देखना आपने ESR पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस, नेट वाले इसको पक्का जानते होंगे, जैम वालों के लिए सिलेबस से बाहर है, ये ESR एक्टिव हो जाता है अगर यहाँ पे क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ESR होता क्या है, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस। जैम वाले इतना लिख दें कि ESR क्या है, यहाँ एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ESR ये क्या है, इनएक्टिव है, बोल तो दो, ESR क्या है, यहाँ पे इनएक्टिव है, ESR क्या है, यहाँ पे इनएक्टिव है। जो अगली बात, लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, मैं एक बार रफ कर देता हूं, जो हमारा 7th लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का, वो क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी बात है, जो यहाँ पे क्या, रिपल्शन की वजह से, मैंने अभी बताया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। उसी रिपल्शन के कारण जो N और Fe की बॉन्ड लेंथ है, जो N और Fe की बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Fe और N की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वहीं मैं ऑक्सीमायोग्लोबिन की बात करता हूं, जो यहाँ पे क्या है, नो रिपल्शन,
है ना भाई। अभी तो पढ़ा, अरे अभी तो पढ़ा नो रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से Ne और Fe की बॉन्ड क्या होती है, नॉर्मल रहती है। Ne और Fe की बॉन्ड क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। और 8वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो डिफरेंस नोट करने का है, लास्ट पॉइंट जो यहाँ डिफरेंस नोट करने का है, इसी की रिपल्सन की वजह से, बॉन्ड लेंथ की इंक्रीज होने की वजह से जो N और Fe का बॉन्ड होता है, N और Fe का बॉन्ड होता है, वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ ज्योमेट्री निकल जाता है। वो क्या होता है, आउट ऑफ ज्योमेट्री निकल जाता है। और वहीं पे क्या होता है, अगर मैं ऑक्सीमायोग्लोबिन की बात करूं, वो क्या होता है, इन द ज्योमेट्री प्रेजेंट होता है। वो क्या ज्योमेट्री से बाहर नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई भी रिपल्शन होती ही नहीं। इतना पॉइंट है, अगर इतने पॉइंट तुम नोट करके चले गए, इतने पॉइंट तुम पढ़ के चले गए, तो बायो इनऑर्गेनिक से इससे बाहर सवाल नहीं उठता। जितने भी जैम के प्रीवियस ईयर, इसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद उठा के देख लेना, एक भी प्रीवियस ईयर ना हो तो मुझे बता देना। तो हमारा यहाँ पे मायोग्लोबिन खत्म हो चुका है। अगला जो क्लास होगी वो किस पे होगी, हीमोग्लोबिन पे होगी। आई होप आपको ये सारी कहानियां क्या पक्के अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो क्लास का यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा क्या हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो चुका, इसके बाद मायोग्लोबिन कंप्लीट हो चुका, सॉरी। इसके बाद हमने हीमोग्लोबिन की स्टार्ट करना है। जो स्टीरियो के लेक्चर 4 हो चुके हैं, मैं पैरासाइक्लोफेन पे पहुंच चुका हूं। अब अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर देखिए, अमाइनो एसिड के देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के देखिए, सब हमारा क्या है, जैम का पार्ट है, सिलेबस का। अब साथ के साथ अपनी क्या जो फिजिकल की है ना, जो फिजिकल का है वो क्या होगी, क्वांटम स्टार्ट होगी। फिजिकल की क्या जल्दी ही क्या क्वांटम को लेके आएंगे। फिजिकल की क्या क्वांटम प्लस में काइनेटिक्स, प्लस में क्या काइनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, चाहे वो BHU हो चाहे वो क्या हो जैम हो, ये दोनों के दोनों क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही वेटेज रखते हैं। क्वांटम प्लस में काइनेटिक्स फिजिकल की शुरू होने जा रही है। इतने आप स्टीरियो बायो इनऑर्गेनिक का मजा उठाइए, जिए जिंदगी, और केमिस्ट्री को फैलाइए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितने हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जब भी ज्ञान बंटना चाहिए, पूरा का पूरा ज्ञान। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आप सबको कहानियां क्लियर होंगी, जितनी भी अभी तक वीडियो आई है उसकी। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सबसे बाद में।